नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 7 वसंत भाग 2 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। यह कहानी एक फेरी वाले पर केंद्रित है। फेरी वाला यानी गली मोहल्लों में घूम घूम कर सामान बेचने वाला। कहानी में फेरी वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला तथा मिठाई वाला आदि अनेक रूपों में आता है। रोहिणी के पूछने पर वह बताता है कि उसने यह व्यवसाय क्यों चुना। फेरी वाला उन्हें अपने जीवन की एक मार्मिक घटना के विषय में बताता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक यानी नशीले और मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी बेचैन। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम भरे कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर, चिक यानी बांस की तीलियों से बना पर्दा, तो उन पर्दों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी यानी गलियों में फैले हुए, गली मोहल्लों में बने हुए छोटे छोटे उद्यानों में यानी बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते यानी खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका यानी इसका दाम क्या है? ये कितने पैसे का है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति यानी समुद्र की लहरों की तरह उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदले, यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है और मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी निहारती रही, अर्थात देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा यानी पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक
और मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। जो बच्चे बाहर खेल रहे थे वो मुरली वाले की तरफ दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते समय किसी बच्चे की टोपी गली में गिर पड़ी। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी खुशी के मारे झूम उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? अब विजय बहादुर से बात करते हुए मुरली वाला कहता है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी जिसके चेहरे की चमक गायब हो गई हो वैसा, यानी निराश हो गया, और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी रिवाज है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो यानी 2 नग, अर्थात 2 पीस निकाल दो, यानी मुझे दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। मुरली वाला अलग अलग बच्चों से बात करते हुए कहता है। अगले बच्चे से कहता है, हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। फिर अगले से कहता है, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। अगले बच्चे से कहता है, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। अगले बच्चे से कहता है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। अगले बच्चे से कहता है, दुअन्नी है। दुअन्नी यानी 2 आने, पहले आने चलते थे। अठन्नी यानी 50 पैसे, चवन्नी यानी 25 पैसे, और दुअन्नी यानी 12.5 पैसे। तो तुम्हारे पास दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई, यानी उपाय बताया है। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? एक और बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो, और उसे मुफ्त में ही मुरली दे देता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी यानी सामान भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, यानी घूमता फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी पेट भरने के लिए आदमी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण यानी धीमा, स्वर यानी आवाज दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें यानी प्यार भरी बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी याद भी क्षीण हो गई, यानी कम हो गई। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आ जानू लंबित, जानू यानी घुटने और आ यानी तक यानी घुटनों तक लंबे केश राशि यानी बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी मुरली वाले को बुला लो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओड़ में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। बताइए कितनी दूं? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस तरह बोल ही रहा था कि उस बात को खत्म करके बोला, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से यानी बिना दांतों वाले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली। चित्र में देखिए, ये रोहिणी है जो चिक की आड़ में यानी बांस की तीलियों से बने इस पर्दे के पीछे होकर कह रही है, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय यानी संदेह और विस्मय आदि यानी आश्चर्य आदि के भावों में डूबकर बोला। मिठाई वाले को खुशी हुई कि मेरे बारे में ये जानते हैं, संदेह हुआ कि क्यों पूछ रहे हैं, और आश्चर्य भी हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इन सब भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी यानी बेचैन हो गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला,
मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो, अर्थात बहुत ज्यादा सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ, यानी अत्यधिक गंभीर होकर के मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, यानी पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख, यानी मैं घर में और बाहर सुखी था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे, यानी खेल कूद के कारण घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, यानी ऐसा बुरा समय आया, अब उनमें से कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, यानी घर पर ही रहता तो घुल घुल कर मरता, यानी घुट घुट करके मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में, यानी ये सामान बेचते बेचते कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ, यानी वह सुख पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल, यानी उसी समय कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी उसकी तरफ खिसका दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस तरह वह मिठाई वाला मिठाइयों के पैसे लिए बिना ही वहां से आगे बढ़ गया। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले कहानी से पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। बच्चे नई नई चीजें लेने के लिए उसके पास आते रहें। बच्चों से बातें करने में, उन्हें चीजें देने में उसे बड़ा सुख मिलता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह दूर दूर तक घूम घूम कर चीजें बेचता था तथा बच्चों की मनपसंद व तरह तरह की चीजें तैयार करवाने में भी उसे समय लग जाता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाला बड़े ही मधुर स्वर में गा गा कर सामान बेचता था। वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें करता और सामान भी सस्ते भाव में बेचता। वह बदल बदल कर बच्चों की मनपसंद चीजें लाता था, इसलिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू ग्राहक थे और मुरली वाला विक्रेता, इसलिए दोनों ने अपने अपने तर्क पेश किए। विजय बाबू ने कहा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मुझ पर ही लाद रहे हो।
इस पर मुरली वाला निराश होकर बोला, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती। वे गलियों बगीचों में खेलना छोड़कर दौड़ पड़ते। बच्चे किसी न किसी तरह अपने माता पिता से पैसे लेकर खिलौने वाले के पास पहुंच जाते और अपनी मधुर आवाज में उससे मोल भाव करते। वे अपनी मनपसंद चीजें लेकर उछलने कूदने लग जाते। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? खिलौने वाला भी इसी तरह मादक और मधुर स्वर में गा गाकर सामान बेचता था। दोनों की आवाज व सामान बेचने का तरीका एक जैसा था, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने वह व्यवसाय अपनाने का कारण बताते हुए कहा, मैं भी किसी नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। समय की गति अब कोई नहीं है। सोचता हूँ कि मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों के रूप में यहीं कहीं जन्मे होंगे, इसलिए ये खिलौने, मुरली, मिठाई आदि बेचने के बहाने अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। इस तरह इन बच्चों में अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। इस कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? रोहिणी की आत्मीयता से मिठाई वाला भावुक हो गया था। जब वह अपने बच्चों की बात बता रहा था तभी चुन्नू मुन्नू भी वहां आकर मिठाई मांगने लगे। उस अपनत्व के वातावरण में मिठाई वाले को चुन्नू मुन्नू अपने बच्चों जैसे लगे, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी ग्रामीण परिवेश में तथा कुछ जाति समुदाय विशेष की औरतें पर्दा करती हैं। वे महिलाएं वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण ऐसा करती हैं। यह उन औरतों के लिए बड़ा असुविधाजनक होता है। समाज में स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं, अतः मेरी राय में स्त्रियों द्वारा पर्दा करना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं कहानी से आगे। पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाले की पत्नी व बच्चों की मृत्यु या तो किसी दुर्घटना में हुई होगी या फिर भूकंप, बाढ़ आदि किसी प्राकृतिक आपदा से। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, वह भोपाल में नौकरी करता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। इस घटना से वह बहुत दुखी हुआ। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह पास के ही एक छोटे से स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है। वह स्कूल के सभी बच्चों से बहुत प्यार से बातें करता है। बच्चे भी उसके साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं। शायद वह भी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता होगा। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनके सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में मुझे खाने पीने की चीजें, खिलौने और तरह तरह के झूले आदि बहुत आकर्षित करते हैं। इन चीजों को बनाने व सजाने में हलवाइयों का, अलग अलग तरह के कारीगरों का, टेंट वालों का तथा अनेक मजदूरों का हाथ होता है। इन लोगों के चेहरे पर गंभीरता रहती है। आयोजनों में आने वाले लोगों द्वारा इनके द्वारा बनाए व सजाए गए सामान की प्रशंसा सुनकर इनके चेहरों पर प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव आ जाता है। अगला प्रश्न है,
इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इसी मिजाज की यानी इसी प्रकार की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। विद्यार्थी इंटरनेट या पुस्तकालय से ऐसी कहानी व कविताएं ढूंढकर स्वयं पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। हमारी गली में फेरी वाले आते ही रहते हैं। मैं सबके बारे में तो इतना नहीं जानता, परंतु आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेते समय कई बार बातें हो जाती हैं। वह बहुत ईमानदार है। वह अपनी आइसक्रीम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में कभी कमी नहीं आने देता। वह अक्सर कहता है, चाहे 2 पैसे की बचत कम हो जाए, परंतु आइसक्रीम खाकर मेरे ग्राहक का दिल खुश होना चाहिए। यही मेरी असली कमाई है। अगली बार जो भी फेरी वाला आएगा, मैं उसके बारे में ढेर सारी बातें जानने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। कुछ सालों पहले तक प्रायः सभी प्रकार की चीजें बेचने के लिए अनेक फेरी वाले आते थे। वे गली मोहल्लों में घूम घूम कर गा गा कर सामान बेचते थे। हर फेरी वाला अपने अपने अंदाज में आवाज लगाकर सामान बेचता था। आजकल बहुत कम फेरी वाले आते हैं और जो आते हैं वे भी स्वयं आवाज नहीं लगाते, बल्कि लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ फेरी वालों में भी बहुत बदलाव आया है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। हाँ, यह सच है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं। पहले अनेक फेरी वाले आते थे। वे गली मोहल्लों में घूम घूम कर गा गा कर सामान बेचते थे, परंतु समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों में, रुचियों में, साधनों में, आय के स्रोतों में अनेक परिवर्तन आए हैं, जिनके कारण लोग बाजार में जाकर दुकानों से सामान खरीदने लग गए हैं। लोग बाजार से एक बार में ही जरूरत की सभी चीजें ले आते हैं, इसलिए आजकल बहुत कम फेरी वाले आते हैं। अतः हमें फेरी वालों का स्वर न के बराबर सुनने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, इनमें वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। अब बताइए कि वाला शब्द से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि इनमें से क्या हैं? तो आइए देखते हैं। मिठाई वाला, इस शब्द में वाला से पहले जो शब्द है मिठाई, वह जातिवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है बोलने वाली गुड़िया। इसमें वाली, इससे पहले जो शब्द है बोलना, वह क्रिया है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो आइए देखते हैं किस रूप में इनका प्रयोग हुआ है। मिठाई प्लस वाला, तो मिठाई वाला ये संज्ञा शब्द बना, और बोलना, इस क्रिया में वाली लगने से बोलने वाली ये विशेषण शब्द बना। अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। इस वाक्य में ठो इस शब्द के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की अन्य भाषाओं में, बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। अगला प्रश्न है, ऊपर कुछ वाक्य दिए हैं। भाषा में ऐसा प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आता। आप इन्हीं बातों को कैसे कहेंगे? पहला है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। मैं इस बात को कहूंगा, लगता है वे भी खेलने के लिए पार्क में चले गए हैं। दूसरा है, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मैं इस बात को कहूंगा, भैया यह मुरली कितने की है? तीसरा वाक्य है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इसे कहूंगा, दादी मिठाई वाले को बुलवा लो, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है।
तो ये था पाठ मिठाई वाला। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।